रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सबको फ़िज़िक्स के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स में वेलकम। आज के वीडियो लेक्चर्स में हम दो टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें से पहले टॉपिक का नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इनको समझने के लिए हमने एक पॉइंट चार्ज ले लिया और एज़ वी नो दैट ये पॉइंट चार्ज अपने गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। अब हमने इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक सरफेस कंसिडर कर ली और इस सरफेस पे अगर हम पोटेंशियल की वैल्यू देखें तो वो हर एक पॉइंट पे सेम होगी। सपोज़ हमने इसका पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया और यहाँ पे सपोज़ पोटेंशियल की वैल्यू है 5 वोल्ट। हमने कोई दूसरा पॉइंट इसी सरफेस पे ले लिया 5 वोल्ट, कोई तीसरा पॉइंट इसी सरफेस पे ले लिया 5 वोल्ट। मतलब कि डिफरेंट पॉइंट्स पे, इस सरफेस के डिफरेंट पॉइंट्स पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, तो इसको हम कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब अगर हम दूसरी सरफेस पे चले जाएं तो जैसे कि ये सरफेस यहाँ से थोड़ी दूर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी, और अगर कम हो जाएगी, क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज की कितनी होती है, इस तरह से वेरी करती है। डिस्टेंस ज़्यादा करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कमी आती जाएगी। तो यहाँ से डिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज़ कम हो गई है, तो यहाँ पे पोटेंशियल भी कम होगा। सपोज़ कि यहाँ पे पोटेंशियल जो है वो 3 वोल्ट है और यहाँ पे इसी सरफेस पे कोई और पोटेंशियल ले लें तो यहाँ पे वैल्यू अगेन वही 3 वोल्ट आएगी। और इसी ही दूसरी जो सरफेस है यहाँ पे कोई तीसरा पॉइंट ले लें तो वहाँ पे भी पोटेंशियल की वैल्यू 3 वोल्ट ही आएगी। मतलब कि दूसरी सरफेस जो हमने ली है उसके भी हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, लेकिन एक सरफेस का पोटेंशियल दूसरी सरफेस के पोटेंशियल से डिफरेंट है। लेकिन एक सरफेस का कोई भी पॉइंट ले लें तो वहाँ पे पोटेंशियल सेम होगा। अब अगर इन दो पॉइंट्स के दरमियान में अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालें तो वो ज़ीरो आता है। ठीक है। अब अगर हम एक कोई तीसरी सरफेस ले लें जो कि पॉइंट चार्ज से बहुत दूरी पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस जगह पे बहुत कम होगी, सो पोटेंशियल भी वहाँ पे बहुत ही कम होगा। तो यहाँ पे अगर हम कोई पॉइंट ले लें तो यहाँ पे सपोज़ पोटेंशियल 1 वोल्ट है, इसी सरफेस पे कहीं और पॉइंट ले लें तो वहाँ पे भी पोटेंशियल 1 वोल्ट होगा, और इसी सरफेस पे कोई तीसरा पॉइंट ले लें तो वहाँ पे भी पोटेंशियल 1 वोल्ट ही होगा। तो इसका मतलब है हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, सेम आ रही है। ठीक है। सेम वैल्यू पोटेंशियल की एक और वजह ये भी है कि ये पॉइंट्स जो हैं वो फील्ड से, ये रेडियल पॉइंट्स हैं और इन रेडियल पॉइंट्स पे फील्ड की जो वैल्यू होती है वो सेम होती है। मतलब ये इक्वल डिस्टेंस पे हैं, ये सारे पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पे हैं फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। सिमिलरली ये सारे पॉइंट्स जो 3 वोल्ट एक दूसरी सरफेस है, इसके सारे पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पे हैं फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। एंड सिमिलरली ये जो इंटरनल सरफेस है इसके सारे पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पे हैं फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। और हमें पता है कि एक जो सर्कल होता है उसमें रेडियाई इक्वल डिस्टेंसेस के होते हैं, तो इक्वल डिस्टेंसेस पे वैल्यू ऑफ पोटेंशियल भी सेम होगी। सो ये मैंने 3 तरह की इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करके दिखाई हैं और हमने ये कंक्लूड किया है कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस वो सरफेसेस होती हैं जिन पे वैल्यू ऑफ पोटेंशियल क्या होती है, सेम होती है। लेकिन एक पोटेंशियल सरफेस से दूसरे पोटेंशियल सरफेस जो होती है उनकी वैल्यू आपस में डिफरेंट होती हैं। तो अब ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं ये हमें ये भी बताती हैं कि आया फील्ड यूनिफॉर्म है या यूनिफॉर्म नहीं है। सिंस हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किसी पॉइंट चार्ज की वो यूनिफॉर्म नहीं होती, वो रेडियली वेरी करती है। अगर आप रेडियस बढ़ाते जाएं या डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट चार्ज बढ़ाते जाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कमी आती जाती है। ठीक है। दूर दूर जाते जाओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती जाएगी और नज़दीक वाले पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी। तो ये मीन्स कि इस पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, और नॉन यूनिफॉर्मिटी को इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के दरमियान में डिस्टेंस से शो किया जाता है। अब अगर ये देखें क्या इन दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के दरमियान में डिस्टेंस क्या सेम है? सेम नहीं है। सपोज़ इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस 2 मीटर है सपोज़, लेकिन इस इक्विपोटेंशियल सरफेस और इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के दरमियान में डिस्टेंस सपोज़ 4 मीटर है। तो अब ये दोनों 2 मीटर और 4 मीटर इक्वल नहीं है। तो अगर इन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के दरमियान में स्पेसिंग इक्वल ना हो तो हम कहते हैं कि ये फील्ड जो है ये नॉन यूनिफॉर्म है, और अगर स्पेसिंग इक्वल हो तो हम कहते हैं फील्ड यूनिफॉर्म है। अब हम यूनिफॉर्म फील्ड के बारे में पढ़ते हैं।
एक और केस ले लेते हैं। इसमें हमने दो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स ले ली और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। अगेन हम यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करते हैं। जैसे कि ये तो हमें पता है कि इक्विपोटेंशियल वो सरफेस होती है जिस सरफेस पे वैल्यू ऑफ पोटेंशियल सेम होती है। अब ये जो सरफेस है ये ज़हरी बात है पॉजिटिव के नज़र नज़दीक है, तो यहाँ पे हाई पोटेंशियल होगा। सपोज़ यहाँ पे 5 वोल्ट पोटेंशियल है, हर एक पॉइंट पे 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट है। दूसरी सरफेस ले लें, अब चूँकि वो पॉजिटिव पॉइंट से दूर हो गई है, सपोज़ यहाँ पे 3 वोल्ट है, 3 वोल्ट है और 3 वोल्ट है, और ये उससे भी दूर हो गई, सपोज़ यहाँ पे 1 वोल्ट पोटेंशियल है। ठीक है, तो हर एक सरफेस पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम है। ठीक है, लेकिन हर एक सरफेस का पोटेंशियल दूसरी सरफेस के पोटेंशियल से डिफरेंट है। आप यहाँ पे देखें कि अब ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हमें अगेन फील्ड की यूनिफॉर्मिटी के बारे में बता रही हैं। कैसे पता चलेगा फील्ड यूनिफॉर्म है या नहीं? अगर तो इन सरफेसेस के दरमियान में डिस्टेंस बराबर हो तो हम कहते हैं कि ये फील्ड यूनिफॉर्म है। तो हम नज़र आ रहा है कि इन सरफेस के दरमियान में डिस्टेंस बराबर है। सपोज इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है और यही डिस्टेंस इन दोनों के दरमियान में भी है। सो इक्वल स्पेसिंग हमें क्या बताती है कि जो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स होती हैं वहाँ पे फील्ड क्या है? यूनिफॉर्म है। तो जो यूनिफॉर्म फील्ड्स होती हैं उनके लिए हम ये वाला रिलेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, मीन्स कि ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस गिव्स यू अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। कीप दिस इन माइंड। तो अब इक्विपोटेंशियल सरफेस को हम उसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि वो क्या होती है। तो एनी सरफेस ओवर विच पोटेंशियल इज कांस्टेंट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। इन अदर वर्ड्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ज़ीरो। ये मैंने बता दिया है कि दो पॉइंट्स ले लें तो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस के दो पॉइंट्स के दरमियान में पोटेंशियल का डिफरेंस क्या होता है? ज़ीरो होता है। तीसरी ये भी इम्पोर्टेंट बात है इक्विपोटेंशियल सरफेस की, वो ये कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं ये हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं। लाइक यहाँ से ज़्यादा ऑब्वियस है कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इस पे लाइंस ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर है और यहाँ पे भी वही केस है। सो वर्क डन ऑन अ इक्विपोटेंशियल सरफेस इज़ आल्सो ज़ीरो। ठीक है, ज़हरी बात है। वर्क डन कब होता है? जब हमारे पास, हमने पढ़ा था ना कि जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो ही वर्क डन होगा ना। वर्क डन इज़ इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? ज़ीरो। सो वर्क डन भी क्या होगा? ज़ीरो होगा। अगर आप एक चार्ज को अलोंग द इक्विपोटेंशियल सरफेस मूव करवाएंगे तो आप उसके ऊपर कोई वर्क नहीं करेंगे। ठीक है, अब यही सारे कंसेप्ट्स हमने अगले टॉपिक में भी लेकर चलने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि हमने डेरिवेशन करनी है ऑफ द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, हमने पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है। पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं? ऐसे चार्जेस को हम पॉइंट चार्जेस कहते हैं जिनकी डायमेंशन या जिनका साइज़ उनके दरमियान में स्पेसिंग के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम हो, उनको हम पॉइंट चार्जेस कहते हैं। ये हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन मैंने यहाँ पे दोबारा आप लोगों को बता दिया। अब हमने पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज निकालना है ना, तो हम एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं। इस पॉइंट चार्ज से ये पोटेंशियल है, हमें पता है पॉइंट चार्ज अपने गिर्द पोटेंशियल क्रिएट करता है और उस पोटेंशियल में वेरिएशन एग्जिस्ट कर रही है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसकी है, जो मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की शक्ल में ड्रॉ करके दिखाई है। एक लाइन ऑफ फोर्स को एग्जैजरेट कर दिया है क्योंकि यहाँ पे जो भी अब हम मैथमेटिक्स करेंगे या फिगर वगैरह ड्रॉ करेंगे वो हमें क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है? हमने सपोज़ एक पॉइंट ए है जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज हमने फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं? हम एक टेस्ट चार्ज को लेकर आ जाते हैं फ्रॉम इन्फिनिटी टू पार्टिकुलर पॉइंट ए इन द फील्ड। अब व्यूअर्स देखें, दो चार्जेस हैं। एक है हमारे पास पॉइंट चार्ज जिसको मैं डिफ़ाइन कर चुकी हूँ और दूसरा है हमारे पास टेस्ट चार्ज।
टेस्ट चार्ज एक ऐसा चार्ज होता है जिसको हम किसी दूसरे चार्ज की फील्ड के अंदर लेकर आते हैं ताकि हम उसकी फील्ड के इफ़ेक्ट को टेस्ट कर सकें। टेस्ट चार्ज जो होता है वो उसका मैग्नीट्यूड इतना कम होता है कि वो जो प्रेजेंट या जो सोर्स चार्ज है उसकी फील्ड को अल्टर नहीं करता। इसी वजह से हम टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव चार्ज लेते हैं और इसको हम टेस्ट चार्ज कहते हैं। ठीक है, तो टेस्ट चार्ज को हम इन्फिनिटी पॉइंट से पार्टिकुलर पॉइंट ए पर लेकर आ गए और हमने इस पॉइंट ए पर सोर्स चार्ज के पोटेंशियल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, और ये पॉइंट ए सोर्स चार्ज से आर ए के डिस्टेंस पे प्रेजेंट है। अब हम इसके लिए जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो ये वाला फार्मूला यूज़ होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इक्वल टू ग्रेडियंट इन पोटेंशियल। और प्रीवियस लेक्चर में हमने ये फार्मूला फुली डिराइव किया था, लिहाजा और मैंने सारा एक्सप्लेन भी किया था। इस फार्मूले के पीछे जो भी फिज़िक्स है आप जाके प्रीवियस लेक्चर प्लीज़ देख लीजिएगा। ठीक है, हम जैसे इस फार्मूले को भी यूज़ करेंगे ताकि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकाल सकें। यहाँ से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को सेपरेट कर लेते हैं, हमारे पास ये आ जाता है। लेकिन हमें पता है कि ये वाला जो रिलेशन है हम ऐसी फील्ड के लिए यूज़ करते हैं जो कि यूनिफॉर्म हो। ठीक है, यूनिफॉर्म हो, लेकिन ये फील्ड तो यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज जो होती है वो k/r² होती है और ये r² के लिहाज से वेरी करती है। ठीक है, r को बढ़ाते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कमी वाक़या होती जाएगी। सो अब क्या करें, उसके लिए इस कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए हम ये करते हैं कि हम इस पॉइंट ए के करीब एक दूसरा पॉइंट बी ले लेते हैं। ठीक है, इस तरह से लेंगे कि इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा, सच दैट कि इस स्मॉल डिस्टेंस में, इस इन्फिनिटेसिमली स्मॉल डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो आलमोस्ट कांस्टेंट होगी। यहाँ पे व्यूअर्स ज़रा डिस्टेंस बड़ा नज़र आ रहा है क्योंकि मैंने एग्जैजरेट या जूम इन करके आप लोगों को दिखाया हुआ है, लेकिन एक्चुअली इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस बहुत कम होता है और इस पॉइंट और इन पॉइंट्स के दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड आलमोस्ट कांस्टेंट होती है। और ये जो पॉइंट बी है वो एट अ डिस्टेंस ऑफ आर बी प्रेजेंट है फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। ओके, सो ये मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता दिया है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज ये होती है। और इसको हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को यूनिफॉर्म रखने के लिए हमने ए बी पॉइंट्स ले लिए सच दैट कि उन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस डेल्टा आर है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हम एक मिड पॉइंट ले लेते हैं बिटवीन द टू पॉइंट्स ए एंड बी। सपोज द मिड पॉइंट इज़ P and this midpoint is at a distance r from the point charge। अभी मैं यहाँ पे ये ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको। ये तो मैंने ड्रॉ कर लिया है कि ये जो पॉइंट P है ये पॉइंट चार्ज से एट अ डिस्टेंस ऑफ r पे वाक़या है। ठीक है, अब हमें जहाँ फिगर से ज़ाहिर हो रहा है कि सबसे बड़ा डिस्टेंस RB है, उससे छोटा डिस्टेंस r है और सबसे छोटा डिस्टेंस RA है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि RB इज़ इक्वल टू RA प्लस R। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। और सॉरी, R ये वाला नहीं लेना बल्कि हमने ये वाला डेल्टा R लेना है। RB इज़ इक्वल टू दिस वन RA एंड दिस वन डेल्टा R। तो यहाँ से डेल्टा R की वैल्यू ये आ जाएगी RB माइनस RA। तो अब हम मिड पॉइंट कैसे लेंगे? अच्छा, अब ये जो मिड पॉइंट P है ये एट डिस्टेंस R फ्रॉम द पॉइंट चार्ज है। तो हम कैसे मिड पॉइंट निकालते हैं बिटवीन द टू पॉइंट्स? इस तरह के फार्मूला से। ठीक है, वैसे तो हमें पता है, सपोज़ हमारे पास सपोज़ कि ये जो पॉइंट A है ये सपोज़ कितने डिस्टेंस पे वाक़या है? 2 डिस्टेंस पे वाक़या है। एंड सपोज़ कि पॉइंट B जो है वो 4 के डिस्टेंस पे वाक़या है। तो 2 एंड 4 के दरमियान में मिड पॉइंट क्या होता है? 3 होता है, ये तो हमें पता है। लेकिन हम अगर फार्मूले के थ्रू मिड पॉइंट निकालें तो कैसे निकालेंगे? 2 + 4 डिवाइड बाई 2। तो इससे आपके पास क्या आएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से फार्मूले के थ्रू भी 3 आ रहा है और हमें पता भी है कि मिड पॉइंट इन दोनों के दरमियान में 3 है। सो दिस इज़ द फार्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग द मिड पॉइंट एंड मिड पॉइंट P इज़ एट डिस्टेंस R फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। तो व्यूअर्स, ये जो है हमारे पास फार्मूला ये अर्थमेटिक मीन भी कहलाता है। अब अर्थमेटिक मीन क्या होता है? इसको समझने के लिए आप लोगों को ये पता होना चाहिए। सपोज़ हमारे पास एक सीरीज़ है जिसको हम अर्थमेटिक सीक्वेंस कहते हैं। उसमें ऐसे होता है
सपोज़ पहला नंबर हमारे पास 2 है, 2 में अगर हम +2 करें तो अगला नंबर हमारे पास 4 आ जाएगा। इसमें अगर हम +2 करें अगला नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के सीरीज़ को हम अर्थमेटिक सीरीज़ कहते हैं, और अगर हम इसका मीन ले लें तो वो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, इसका अर्थमेटिक मीन हम इस तरह से निकालते हैं। अब ये हमारे पास r की वैल्यू आ चुकी है और ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड आई है। मींस कि अगर हम इस r की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के फार्मूले में जो r है, अगर हम इसमें पुट करेंगे तो ये डिवीज़न फैक्टर है, तो ये फार्मूला और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, हमारा मैथमेटिक्स कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो बजाय ये कि हम अपने मैथमेटिक्स को सिंपली डेरिवेशन की तरफ लेकर जाएं, हम इसको कॉम्प्लिकेटेड बना देंगे। तो हम फिर अवॉइड करते हैं कि हम ये वाला जो r की वैल्यू है वो इसमें ना पुट करें। तो अब हम एक और टेक्निक यूज़ करते हैं, और टेक्निक ये यूज़ करते हैं कि ये जो 3 डिस्टेंसेस हैं हमारे पास, कौन कौन से, r डिस्टेंस, ठीक है, और सबसे पहले हम RA लिखेंगे, और तीसरा डिस्टेंस क्या है, RB। ठीक है, सबसे पहले हमने छोटा डिस्टेंस, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। हमारे पास देखें 3 डिस्टेंसेस हैं ना, या 3 डिस्प्लेसमेंट्स हैं हमारे पास, तो हम इन तीनों का ज्योमेट्रिक मीन ले सकते हैं। अब व्यूअर्स, हम ज्योमेट्रिक मीन कब लेते हैं? ज्योमेट्रिक मीन्स हम तब लेते हैं जब हमारे पास डेटा के अंदर रैपिड फ्लक्चुएशंस हो। लाइक हमारे पास अब ये पहला नंबर हमारे पास 10 है, ठीक है, इसको आप अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करें तो अगला नंबर क्या आ जाएगा, 50। तो इस 50 को अगर हम अगेन 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास तीसरा नंबर कितना आ जाएगा, 250। तो आप लोग देख रहे हैं कि इस डेटा में बहुत रैपिड फ्लक्चुएशन है। तो इस तरह के डेटा का एवरेज लेने के लिए तो हम ज्योमेट्रिक मीन यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इस तरह के डेटा में देखें कि कॉमन रेशो कितनी आ रही है। कॉमन रेशो निकालने के उसको हम r से रिप्रेजेंट करते हैं, और हम सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म पे डिवाइड कर देते हैं। इस तरह से थर्ड टर्म को सेकंड टर्म पे डिवाइड करते हैं। देखें, अगर हम सेकंड को फर्स्ट पे डिवाइड करें ना तो हमारे पास क्या आता है, 5 आता है। अगर हम थर्ड को सेकंड पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आएगा, अगेन 5 ही आएगा। सो ये रेशो जो है ये क्या आ रही है, कॉमन आ रही है। ठीक है, तो अब ये जो हमारे पास 3 डिस्प्लेसमेंट्स हैं व्यूअर्स, RA, R और RB, ठीक है, हम अब यहाँ पे फिगर से तो देख के हमें नज़र नहीं आ रहा कि इनमें कोई रैपिड फ्लक्चुएशन एग्जिस्ट कर रही होगी, लेकिन हम अगर माइक्रो लेवल पे चले जाएं तो इन तीनों पॉइंट्स के दरमियान में बहुत रैपिड फ्लक्चुएशन है। तो हम सपोज़ कर लेते हैं कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये सपोज़ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में हैं, और हम इन तीनों पॉइंट्स का कॉमन रेशो निकालते हैं। ठीक है, तो कॉमन रेशो हम कैसे निकालेंगे कि ये जो सेकंड वाली टर्म है उसको फर्स्ट पे डिवाइड कर देंगे, इस तरह से। ये देखें, ये मैंने यहाँ पे किया हुआ है कि सेकंड वाली टर्म को फर्स्ट पे डिवाइड कर दिया एंड देन थर्ड टर्म को सेकंड पे डिवाइड कर दिया। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा। अब व्यूअर्स, हमें पता है कि जो ज्योमेट्रिक सीरीज़ का जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो किस चीज़ के इक्वल होता है, इसी चीज़ के इक्वल होता है ना। ठीक है, ज्योमेट्रिक अर्थमेटिक मीन में हम क्या करते हैं, हम नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ को ऐड करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ कर देते हैं। लेकिन ज्योमेट्रिक मीन में हम क्या करते हैं, हम नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट लेते हैं। तो ये बेसिकली ये क्या है हमारे पास, ये ज्योमेट्रिक मीन है। ओके, ये जो हमने लिया ना ये कॉमन रेशो है बिटवीन द नंबर्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। और जब हमारे पास रैपिड फ्लक्चुएशन आती है या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होता है उसका हम मीन कैसे लेते हैं, उसका हम मीन लेते हैं ज्योमेट्रिक मीन के थ्रू। जबकि जो अर्थमेटिक मीन होता है वो ऐसे डेटा के लिए यूज़ करते हैं जिसमें रैपिड फ्लक्चुएशन एग्जिस्ट ना कर रही हो या हमने सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड आउट करनी हो। लेकिन अगर किसी डेटा में रैपिड फ्लक्चुएशंस एग्जिस्ट कर रही हैं तो उस डेटा को हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में लेते हैं, उसकी हम कॉमन रेशो निकालते हैं और उस डेटा का मीन जो है हम ज्योमेट्रिक मीन के थ्रू निकालते हैं। अर्थमेटिक मीन इज़ फॉर दैट डेटा विच इज़ नॉट वेरी दैट मच रैपिडली, बट
ज्योमेट्रिक मीन इज़ फॉर दैट डेटा जिसमें रैपिड फ्लक्चुएशंस हैं। अब मैंने यहाँ पे अर्थमेटिक मीन लिख लिया, ज्योमेट्रिक मीन लिख लिया। अब हमने क्या करनी है, अप्रॉक्सीमेशन करनी है। वो ये कि सिंस डेल्टा आर इज़ वेरी वेरी स्मॉल, सो इन दिस इंटरवल द अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन को हम इक्वल ले लेते हैं। ये हमने अप्रॉक्सीमेशन कर लिया, ठीक है। तो अब क्या करना है, तो अब इक्वेशन नंबर 1 में जो r लिखा हुआ है उसमें बजाय ये कि हम ये वाली वैल्यू पुट करें, हमने सारा ये प्रोसेस किया, ज्योमेट्रिक मीन निकाला और ज्योमेट्रिक मीन से हमारे पास r की एक नई वैल्यू आ गई है। तो अब इस वैल्यू की बजाय हम r की ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। और हमने इस इक्वेशन में पुट करने के लिए अप्रॉक्सीमेशन क्या ली है कि अर्थमेटिक मीन इक्वल टू किसके हो गया है, ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल हो गया है। आर अर्थमेटिक मीन था ना, और यही अर्थमेटिक मीन यहाँ पे आया, और ये जो चीज़ है ये क्या है हमारे पास, ज्योमेट्रिक मीन। सो अर्थमेटिक मीन इज़ इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। तो अब ये जो आर की वैल्यू है ये हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 कुछ इस तरह से आ जाएगी, ठीक है व्यूअर्स। अब इक्वेशन ए कंसिडर कर लेते हैं ये वाली, और यहाँ पे डेल्टा वी को हमने यहाँ पे क्या पुट करना है, वी ए माइनस वी बी। तो बड़े में से छोटे को माइनस करना होता है। आप देखें यहाँ पे ए पॉइंट पे पोटेंशियल ज़्यादा है और बी पॉइंट पे पोटेंशियल कम है, इस वजह से हमने ज़्यादा में से कम वाले पोटेंशियल को माइनस किया है, वी ए माइनस वी बी लिखा है। ई वैसे रहने दिया, और डेल्टा आर को हमने कैसे लिखा है, आर ए माइनस आर बी। तो हमें पता है ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालते हैं, फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। सो हम जो पॉइंट चार्ज था, टेस्ट चार्ज था, उसको हम मूव करवा रहे थे फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए, ठीक है। मतलब इन्फिनिटी से पहले पॉइंट बी पे लेकर आए और देन पॉइंट बी से पॉइंट ए पे लेके आए जहाँ पे हमने पोटेंशियल फाइंड करा था। तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारे पास, आर ए। तो आर ए माइनस आर बी हमने यहाँ पे लिख दिया, फाइनल माइनस इनिशियल। इस अगर माइनस को हम कॉमन ले लें तो हम इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं। ई की वैल्यू अभी मैंने फाइंड की थी पिछले, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, अभी हमने यहाँ पे फाइंड की थी, वो हमने यहाँ पे वैल्यू लिख दिया है, ठीक है। इसको अंदर लेकर जाएं तो जो जो सेम टर्म्स हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। ये देखें तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। सो ये आ गया है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स विच आर इन द पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट चार्ज, ठीक है, या विच आर इन द फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज। अब हमने क्या करना है, मतलब कि एक पॉइंट की वजह से पोटेंशियल एक पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल लेकर आना है, या एब्सोल्यूट पोटेंशियल निकालना है, या पोटेंशियल एट पॉइंट ए निकालना है। तो उसके लिए हमने क्या एजम्पशन की थी, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाया था, अगर हमने एक पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना हो तो दूसरे पॉइंट को हम इन्फिनिटी पे लेके चले जाते हैं। इन्फिनिटी क्या होता है, वो पॉइंट होता है जहाँ पे पोटेंशियल ज़ीरो होता है। सपोज़ ये बी पॉइंट यहाँ पे है ना, बी पॉइंट को मैं इस फील्ड से बाहर लेकर आ जाऊँ, इस पॉइंट पे लेकर आ जाऊँ, तो ये पॉइंट तो फील्ड से बाहर है, ज़ाहिर बात है इस पे पोटेंशियल क्या होगा, ज़ीरो होगा। क्यों, क्योंकि ये फिर हम कहते हैं कि ये जो पॉइंट बी है ना ये इन्फिनिटी पे वाक़या है, मतलब इस पॉइंट बी पे इस पॉइंट चार्ज की फील्ड का कोई असर नहीं हो रहा। तो जब हम यहाँ पे पुट करेंगे इसको तो 1/इन्फिनिटी आ जाएगा। तो आर बी पॉइंट को हमने इन्फिनिटी पुट किया तो 1/इन्फिनिटी से क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो हमारे पास कुछ इस तरह से ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी। वी ए इज इक्वल, अगर हम ड्रॉप कर दें सबस्क्रिप्ट्स को तो हमारे पास ये इस तरह से इक्वेशन आ जाएगी, वेर के कूलम कांस्टेंट है, इसको हम 1/4πε0 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है पॉइंट चार्ज का वो सिर्फ 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, बल्कि 3 चीज़ों पे, एक तो मीडियम पे, दूसरा चार्ज पे एंड तीसरा डिस्टेंस पे, कि उस जितना हम चार्ज से दूर के डिस्टेंस पे जाते जाएंगे उतना ही पोटेंशियल की वैल्यू कम होती जाएगी। आर को बढ़ाते जाएंगे वी कम होता जाएगा, क्यू बढ़ाते जाएंगे तो वी बढ़ता जाएगा। तो पोटेंशियल डिपेंड कर रहा है सिर्फ और सिर्फ चार्ज पे और रेडियस पे और मीडियम पे, ये किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड नहीं करता, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करती है पोटेंशियल के ऊपर। पोटेंशियल होगा तो ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अगर पोटेंशियल नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। वाइल पोटेंशियल को होने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की ज़रूरत नहीं है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड को एग्जिस्ट करने के लिए पोटेंशियल की ज़रूरत है। ठीक है, ये है हमारे पास फाइनल
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। और आज अभी हम इसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे कि हम इसको डेली लाइफ में या यूजुअल ज़िंदगी में हम इस फार्मूले को कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो सबसे बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने जस्ट 3 आपको यहाँ पे बता रही हूँ, आप लोग और भी सर्च कर सकते हैं। तो पहली एप्लीकेशन ये है कि हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं ऑफ न्यूक्लियर फिजन फ्रैगमेंट में। जब एक फिजन होता है तो 2 न्यूक्लियर फ्रैगमेंट्स हमारे पास बनते हैं। अब हर एक फ्रैगमेंट के पास अपना चार्ज होता है और किसी ख़ास डिस्टेंस पे उस फिजन फ्रैगमेंट का कितना पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है उसको हम इस फार्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं। हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं चार्ज पार्टिकल्स का, दैट आर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फ़ा पार्टिकल जो कि हीलियम न्यूक्लियाई होते हैं। एक ख़ास डिस्टेंस पे इन तमाम तरह के पार्टिकल्स का पोटेंशियल हम निकाल सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स हैं, मैंने यहाँ पे जस्ट 3 मेंशन किए हैं। इसके अलावा जो हमने एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा था रदरफोर्ड का, अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, तो उसमें हम क्या करते थे कि इस तरह से एक गोल्ड फाइल थी जिसके अंदर बहुत सारे एटम्स थे और एटम्स के न्यूक्लियाई थे। तो एक अल्फ़ा पार्टिकल जो कि हीलियम न्यूक्लियाई था, तो वो ज़हरी बात है जब आता है इस एटम के पास तो उसके न्यूक्लियस से ये रिफ्लेक्ट बैक या बाउंस बैक कर जाता है। तो मिनिमम कितने डिस्टेंस पे एक दूसरे के क्लोज आते हैं, मतलब सपोज़ करें ये भी न्यूक्लियस है, एटम का न्यूक्लियस है, और ये भी अल्फ़ा पार्टिकल भी न्यूक्लियस ही है हीलियम का। तो ये 2 न्यूक्लियस एक दूसरे के कितना करीब आते हैं उसे हम कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो वो भी हम इस तरह के फार्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं ऑन अ मेटल स्फीयर इन वेन डी ग्राफ जनरेटर। और मेटल स्फीयर वेन डी ग्राफ जनरेटर में भी यूज़ होते हैं। मेटल स्फीयर जो कि चार्ज मेटल स्फीयर्स होते हैं उनको हम प्रोबिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। सो इसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।